शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुआं में डुबकी लगाना चाहता हूँ। बहुत गहरा जाना चाहता हूँ। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है। मैं 100 ऐसे लोगों की सेना बनाना चाहता हूँ जो अपना 100% देने को तैयार है। फिर अपन 1001% हिस्ट्री बनाएंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक क्रिएटिव। आज मैं आप लोगों के साथ वॉरेन बफेट की स्टोरी शेयर करने वाला हूं, जिन्हें दुनिया इन्वेस्टमेंट गुरु और वर्ल्ड के 3rd रिचेस्ट पर्सन के नाम से जानती है। दोस्तों, मैंने वॉरेन बफेट की लाइफ से बहुत कुछ सीखा है, इसलिए आज हम उनकी बायोग्राफी द स्नोबॉल से देखने वाले हैं कि वॉरेन बफेट ने अपने 78 बिलियन बनाने से पहले अपना पहला $1 मिलियन कैसे बनाया। वॉरेन बफेट 30 अगस्त 1930 में अमेरिका में शहर ओमाहा में पैदा हुए। वॉरेन बफेट के पिता का नाम हावर्ड बफेट था, जो पहले ही एक स्टॉक ब्रोकर थे और फिर बाद में पॉलिटिशियन बने, और उनकी माँ एक हाउसवाइफ थी। बफेट अपने घर में तीसरे बच्चे थे। वो अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे। बचपन से ही बफेट को मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट था, और वो बचपन से ही पैसा और बिजनेस के माहौल में सबको हैरान करने लगे। वो अपने फादर की स्टॉक ब्रोकरेज शॉप में जाकर काफ़ी कम उम्र में स्टॉक प्राइसेस एक ब्लैक बोर्ड पर लिखा करते थे। वॉरेन बफेट ने अपने पहले पैसे च्युइंगम बेचकर कमाए, जो अपने दादा की शॉप से लेकर पड़ोस में जाकर बेचा करते थे। उसके बाद उन्होंने अपना दूसरा बिजनेस शुरू किया, जिसमें वो कोल्ड ड्रिंक्स बेचा करते थे, जिसके लिए उन्होंने बाहर गिरे कोल्ड ड्रिंक्स के ढक्कन इकट्ठे करके उन्हें गिन के ये अंदाज़ा लगाया कि सबसे ज़्यादा कौन सी कोल्ड ड्रिंक्स सेल होती है, जिसमें उन्हें पता लगा कि कोको कोला सबसे ज़्यादा सेल होती है। वो अपनी दादा की शॉप से 25 सेंट में कोको कोला लेके 6 पैक्स लेते थे, और उन्हें बेचकर हर कोको कोला में 5 सेंट्स प्रॉफिट कमाते थे। इस तरह जब उनकी उम्र के बच्चे खेल कूद में बिजी थे, तब वॉरेन बफेट पैसे बना रहे थे। बचपन से ही बफेट को पैसा कमाने की लत लग चुकी थी। उन्हें ये एहसास हो गया था कि पैसा उन्हें आज़ाद बना सकता है, वो जो चाहे कर सकते हैं। इसलिए उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि वो अपने बॉस खुद बने। फिर 10 साल की एज में उनके हाथ ऐसी चीज़ लगी जो उन्हें उनके मंजिल तक पहुँचा सकती थी। एक बार लाइब्रेरी में घूमते हुए उन्हें एक बुक नज़र आई, जिस पे लिखा हुआ था $1000 कमाने के 1000 तरीके। उन्होंने वो बुक खोलकर पढ़ना शुरू की, और वो हैरान रह गए। वो जल्दी जल्दी उस बुक को पढ़ने लगे। बुक में पैसे कमाने के काफ़ी आइडियाज़ थे, जिसमें कुछ इतने प्रैक्टिकल नहीं थे, बट जिनमें एक आइडिया बफेट को बहुत पसंद आया, और वो आइडिया था वेट मशीन लेकर लोगों का वेट दिखाकर उनसे पैसा लेना। इस मशीन का ये बिजनेस उन्हें आसानी से समझ आ गया। उन्होंने सोचा कि वो एक मशीन लेंगे, और फिर उसके प्रॉफिट से और ज़्यादा मशीन लेंगे। जल्दी उनके पास 20 मशीनें होंगी, और वो लोगों को वेट दिखाकर बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे। उन्हें लगा यही वो आइडिया है जिनमें उनकी कंपाउंडिंग हो सकती है, क्योंकि बुक का दूसरा आइडिया बहुत पसंद आया था, वो था कंपाउंडिंग। बुक में ये लिखा था कि अगर आप $1000 बना ले तो $1000 5 साल में $1600 से भी ज़्यादा हो जाएंगे, और 10 सालों में $2600 हो जाएंगे, और 25 सालों में $10,800 हो जाएंगे। वॉरेन बफेट कंपाउंडिंग का पावर देखकर हैरान रह गए। अगर एक कांस्टेंट रेट पर ऐसे कंपाउंड होते रहे तो वो टाइम के साथ इतने ज़्यादा हो जाएंगे, और वही नंबर्स को अपने माइंड में स्नोबॉल होता इमेजिन करने लगे। कंपाउंडिंग प्रेजर को फ्यूचर से मिला रही थी, इसलिए वो टाइम के बारे में अलग तरह सोचने लगे। अगर आज का $1 कुछ सालों में $10 हो जाए, तो वो आज ही $1 को $10 की तरह ट्रीट करने लगे। अब उन्हें ये समझ आ गया था, वो जितना जल्दी पैसा सेव करेंगे उतना ज़्यादा देर तक वो पैसा कंपाउंड हो सकता है। उन्होंने 10 साल की उम्र में ये सारी कैलकुलेशन करके अपने सारे दोस्तों और फैमिली वालों को ये बता दिया था कि वो 35 साल की उम्र में एक मिलियनर बनने वाले हैं। फिर 1 साल के बाद उन्होंने फाइनेंस की दुनिया में कदम रखा, और सिर्फ 11 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला शेयर खरीदा। अपने छोटे मोटे बिजनेस से $120 सेव कर चुके थे। उन्होंने अपनी बहन डोरिस के साथ पार्टनरशिप करके सिटी सर्विस के 3 शेयर्स खरीदे, जो उस वक्त $38 पर ट्रेड कर रहा था। लेकिन उनके शेयर लेने के बाद वो शेयर गिर के $27 हो गया, और उनकी बहन डोरिस हर दिन स्कूल जाते हुए ये याद करती रही कि उनकी वजह से उनका कितना लॉस हुआ है, जिससे ये सुन के उनको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता था। लेकिन फिर भी बफेट दिल थाम के सब्र करते रहे। फिर जैसे ही वो शेयर $40 पे आया, उन्होंने वो बेचकर अपनी और अपनी बहन के लिए $6 का प्रॉफिट बनाया। लेकिन जल्दी इस डिसीजन पे उन्होंने रिवेक किया, जब सिटी सर्विस का शेयर डायरेक्ट $202 हो गया। या उन्हें जिंदगी के 3 बड़े लेसन सीखने को मिले। पहला,
बिना समझे शेयर नहीं लेना चाहिए। दूसरा, थोड़े प्रॉफिट के लालच में शेयर नहीं बेचना चाहिए। और तीसरा, दूसरे लोगों का पैसा इन्वेस्ट करने में बहुत बड़ा मसला हो सकता है। अपने हाई स्कूल के वक्त में वो काफ़ी अलग बिजनेस से पैसा कमा रहे थे, जिसमें न्यूज़पेपर डिलीवर करने से लेकर बाबा शॉप में पिनबॉल मशीन लगाने तक शामिल थी। 1947 में 17 साल की उम्र में उन्होंने अपना हाई स्कूल कंप्लीट किया। वो कभी भी कॉलेज नहीं जाना चाहते थे क्योंकि वो अपने बिजनेस से काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहे थे। लेकिन उनके फादर की सोच कुछ अलग ही थी और उन्होंने बफेट को ये रिक्वेस्ट किया कि वो वाटन बिजनेस स्कूल में जाए। बफेट वहाँ 2 साल रहे और हमेशा ये कंप्लेन करते रहे कि वो अपने प्रोफेशन से ज़्यादा जानते हैं। 2 साल के बाद वहाँ वापस आके यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का में पढ़ने लगे। फुल टाइम काम करने के साथ साथ भी उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन 3 साल में कंप्लीट कर ली। पर फिर इन्होंने मास्टर के लिए हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में अप्लाई करवाया गया, लेकिन हार्वर्ड ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, जिसे आज भी हार्वर्ड हिस्ट्री का सबसे गलत डिसीजन माना जाता है। उस वक्त बफेट के रीडिंग की पैशन की वजह से ओमाहा पब्लिक लाइब्रेरी से इन्वेस्टिंग की सारी बुक्स पढ़ चुके थे, पर एक बुक जो उन्हें बहुत ही खास लगी वो थी द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जिसके ऑथर थे बेन ग्राहम, जो आगे जाके बफेट के हीरो एंड मेंटर बने। और उन्हें जैसे ही पता लगा कि बेन ग्राहम यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया में पढ़ रहे हैं तो उन्होंने जल्दी से ही वहाँ अप्लाई किया और उनका एडमिशन हो गया। ये वो एक्सपीरियंस था जिसमें उनकी लाइफ को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख दिया। बेन ग्राहम से उन्होंने वैल्यू इन्वेस्टिंग सीखी, जो एक सिंपल आइडिया था, कंपनीज को उनके असल वैल्यू से नीचे खरीद कर उनकी वैल्यू पे बेच देने का। अगर किसी भी कंपनी का असल वैल्यू $100 है और वो आज $50 के प्राइस पर मिल रही है तो उसे लेकर बैठ जाना चाहिए। जब वो अपनी असल वैल्यू 100 पे आ जाए तब उसे बेच के प्रॉफिट बना लेना चाहिए। वैल्यू इन्वेस्टिंग का यही सिंपल आइडिया उनके लिए कमाल साबित हुआ। अगर किसी कंपनी के पास $10 बिलियन के इक्विपमेंट या एसेट्स है, ऊपर की $3 बिलियन की उधार है, मतलब उधार वापस करने के बाद भी नेटवर्क वैल्यू $7 बिलियन है, लेकिन अगर वो कंपनी हमें $3 बिलियन की प्राइस पे मिल रही है तो उसके शेयर्स को लेकर वेट करना चाहिए कि उसकी असल वैल्यू $7 बिलियन तक वापस आ जाए। दोस्तों, इस तरह की इन्वेस्टिंग में उस कंपनी की बिजनेस की क्वालिटी तो बुरी है, लेकिन उसकी प्राइस इतनी अच्छी है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी इतना ज़्यादा है कि आप एक बार अच्छा रिटर्न बना ही लेते हैं। इस तरह की इन्वेस्टिंग को वॉरेन बफेट सिगार बट इन्वेस्टिंग कहते हैं। उनके मुताबिक ये ऐसा ही है जैसा आपको कोई गिरा हुआ सिगार का टुकड़ा मिले जो किसी ने पी के फेंक दिया हो, लेकिन उसमें अब भी कुछ पफ्स बाकी है, तो भले ही वो इतना घिनौना क्यों ना हो, लेकिन फ्री में आपको कुछ पफ्स तो मिल रही है। अपने शुरू के सालों में बफेट ने अपने ज़्यादातर पैसे इसी इन्वेस्टिंग से कमाए। फिर उनकी लाइफ में एंट्री हुई उनके पार्टनर चार्ल्स टिम मंगर की, जिनकी वजह से उनके इन्वेस्टिंग स्टाइल सिगार बट इन्वेस्टिंग से हटकर क्वालिटी कंपनीज खरीदने पे आया। फिर वो ऐसी कंपनी खरीदने लगे जिनको खरीदने के बाद कभी भी बेचना ना पड़े। उनके अच्छे बिजनेस की वजह से ही उनकी वैल्यू कंपाउंड होती रही। इस तरह सस्ती प्राइस और एवरेज बिजनेस वाली कंपनी खरीदने से मूव होकर एवरेज प्राइस लेकिन ग्रेट बिजनेस वाली कंपनीज बाय करने लगे, जिनमें अमेरिकन एक्सप्रेस, कोको कोला, गायको और जीरेट जैसी बेहतरीन कंपनियां शामिल थी। यही वो चेंज था उनकी अप्रोच में जिसने उन्हें एक मिलियनर से मल्टी मिलियनर बना दिया। लेकिन अपने सिगार बट इन्वेस्टिंग के दौर में बफेट ने एक टेक्सटाइल कंपनी खरीदी थी जिसका नाम था बर्कशायर हैथवे। उस कंपनी का बिजनेस इतना अच्छा नहीं था, लेकिन प्राइस इतनी सस्ती थी कि बफेट उसके शेयर्स लेते रहे। आखिरकार उनके पास इतने शेयर्स हो गए कि कंपनी का कंट्रोल उनके हाथ में आ गया और वो बर्कशायर हैथवे के चेयरमैन बन गए। उनकी काफ़ी कोशिशों के बाद भी उस कंपनी का बिजनेस नहीं सुधर सका। आखिरकार वो कंपनी के पार्ट्स सेल करके उसके पैसों को दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करने लगे। ऐसे ही आगे जाके बर्कशायर का ओरिजिनल बिजनेस तो बंद हो गया, लेकिन बफेट ने उस बिजनेस के पैसों को इन्वेस्ट करके इतना पैसा बना लिया कि कंपनी का मेन काम ही बस इन्वेस्टमेंट बन गया था। आज भी बफेट की ज़्यादातर दौलत बर्कशायर हैथवे में ही है। अगर हम बफेट की नेटवर्क के चार्ट को देखें तो वो अपने कंपाउंडिंग के चार्ट की एग्जैक्ट कॉपी लगता है, जिसमें उनकी ज़्यादातर दौलत आखिरी सालों में ही बनी है। दोस्तों, चार्ली मगर का कहना है, एक सिंपल आइडिया लीजिए लेकिन उसे बहुत सीरियस लीजिए। यही चीज़ हमें बफेट ने कंपाउंडिंग के आइडिया के साथ करके दिखाई है। मैं आपको बताता चलूँ कि बफेट ने अपनी डेथ के बाद अपनी 99 वेल्थ चैरिटी में देने का फैसला किया है। वो आज भी बहुत ही सिंपल लाइफ गुजारते हैं, उसी सेम घर में रहते हैं, वही सेम गाड़ी यूज़ करते हैं, वही सेम खाना खाते हैं। दोस्तों, ये हमें याद दिलाती है कि उन्हें पैसे के मज़े से कोई मतलब नहीं है, बस उन्हें अपने काम की गेम में मज़ा आ रहा है। अब उस गेम में पैसा बनता है वो अलग बात है।
तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा हो। ऐसी चीज़ें सीखने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें और इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ ज़रूर से शेयर करें। धन्यवाद।